नमस्कार, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस टीचिंग अब। कैसे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मजे में होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो बच्चों, जैसे कि हमने कल पार्ट 2 देखा था द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, जो कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 है। आज हम आगे बढ़ेंगे बेटा और आज हम देखेंगे इसका पार्ट 3। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे हम रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर से। चलिए देखते हैं। अभी तक हमने रेशनल नंबर्स को ड्रॉ करना देखा था नंबर्स लाइन पे। इर्रेशनल नंबर्स की हमने अभी बात नहीं करी थी। हमने रेशनल नंबर्स के बारे में बताया था, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और Q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है और P एंड Q आर इंटीजर्स। ये क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है ना। इंटीजर्स की वैल्यू कहां से हो सकती है? या पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव। नंबर लाइन पे 0 आएगा बीच में, इसके जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो राइट साइड में आएगी एंड नेगेटिव वैल्यू इसकी लेफ्ट साइड में आएगी। ठीक है ना। तो ऐसे नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो Q, उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती है। और P और Q क्या होंगे? हमारे इंटीजर्स होंगे, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी होंगे और नेगेटिव इंटीजर्स भी होंगे। पॉजिटिव वैल्यू भी होगी और नेगेटिव वैल्यू भी होगी। तो ये रेशनल नंबर्स होते हैं। इनके अपोजिट होते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में क्या नहीं लिख सकते हैं। कैन नॉट राइट इन P/Q फॉर्म। ठीक है ना। P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहां पे जो P एंड Q आर नॉट इंटीजर्स। यहां पे जो P और Q है वो इंटीजर्स नहीं है। क्यों? जैसे P जो है, अगर मैं इसकी वैल्यू मान लूं √2 है, तो √2 क्या इंटीजर होता है? क्या नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर। ऐसे √3 इट इज ऑल्सो नॉट एन इंटीजर, √5 इट इज नॉट एन इंटीजर, बट √4 जो है इट इज इंटीजर। क्योंकि √2 की वैल्यू आपको मालूम क्या होती है, √4 की वैल्यू क्या होती है आपको मालूम है क्या होता है? √4 इज इक्वल टू होता है 2। तो 2 एक क्या होता है? इंटीजर होता है। तो √2 एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि √2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। √2 की वैल्यू √2 इज इक्वल टू होता है 1.414। ठीक है ना। ऐसे √3 जो होता है 1.73 समथिंग होता है। तो मतलब यहाँ पे जो 1.414 है, क्या वो एक इंटीजर है? क्या नहीं है। इंटीजर का फॉर्म कैसा होता है? 0 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4 इस फॉर्म में होता है। तो √2 की वैल्यू जो होती है कैसी आ रही है? 1.414 ऐसे समथिंग होगी, जो कि कैसी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग होगी एंड नॉन रिपीटिंग हुई। तो रेशनल नंबर के लिए कौन सा नंबर रेशनल नंबर होगा उसको पता करने के लिए अगर आपके पास कोई P और Q की वैल्यू हम ले रहे हैं 2/3। ठीक है ना। तो 2/3 की वैल्यू जो आएगी वो कैसी आएगी? आपकी टर्मिनेटिंग आएगी। ठीक है ना। या रिपीटिंग आएगी। टर्मिनेटिंग होगी या कैसी होगी? रिपीटिंग होगी। जैसे टर्मिनेटिंग होगी तो 2/3 अगर आप देखें, मतलब या तो टर्मिनेटिंग होगी या रिपीटिंग होगी। ठीक है ना। तो कैसा होगा? जैसे 2/3 करेंगे तो 3/2, यहां पे लगेगा पॉइंट। ठीक है ना। यहां पे लगेंगे पॉइंट, 3 6 यहां पे हो जाएगा 0, 3 6 18, क्या बचा? माइनस कर देंगे 18 तो बचेगा 2, फिर उतारेंगे 0, फिर करेंगे 6 से तो क्या जाएगा 18, फिर करेंगे तो बचेगा आपका फिर से 2। ऐसे ही क्या होगा आपके पास? 0.666। तो 0.666 कैसा है? ये रिपीटिंग है। कैसा है ये? रिपीटिंग नंबर है। तो मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर की पहचान है कि P/Q का जो रेशियो होगा या तो वो टर्मिनेटिंग होगा
या फिर कैसा होगा, वो रिपीटिंग होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 0.666 कैसे रिपीटिंग है, जिनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर एक बार लगा के, 0.6 के ऊपर क्या लगा सकते हैं, एक बार, उसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। दूसरा एग्जांपल अगर इसका ऐसा ले लें अपन 1/5, तो 1/5 आपको क्या हो जाएगा, 5, यहाँ आएगा 1, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ प्लेस करेंगे 0, आपको मालूम है 5 2 क्या होता है 10। तो ये जो 0.2 है, 0.2 कैसा है आपका, टर्मिनेटिंग है। कैसा आपका ये टर्मिनेटिंग है। तो अगर कोई भी रेशियो P/Q का रेशियो, पहली बात तो कैसे होना चाहिए, वो इंटीजर्स होना चाहिए और Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको प्रूव करने बोला तो आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, आप उनको डिवाइड करोगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। अगर नंबर डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है ना, या कोई भी और नंबर हो वो टर्मिनेट हो जा रहे हो, तो क्या होंगे, वो रेशनल नंबर होंगे। और दूसरी कंडीशन, अगर वो रिपीटिंग है तो भी वो रेशनल नंबर होंगे, ठीक है ना। तो ये कंडीशन होती है रेशनल नंबर के लिए। और कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे 2/5, 2/5 भी क्या हो जाएगा आपका रेशनल, क्योंकि आपको मालूम है अगर हम डिवाइड करें 2 को 5 से, तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 डालेंगे और 5 4 क्या हो जाएगा 20, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0.4। कैसा ही है, टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग है तो कैसा नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। जबकि रेशनल नंबर में P/Q अगर आप कर रहे हैं तो पहली बात Q की वैल्यू तो 1 हो सकती है, Q = 1 हो सकता है। तो पर अगर आप देखेंगे P/Q में अगर अपन √2/1 कर दें तो ये कोई रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि आपका √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कैसा होता है वो, नॉन टर्मिनेटिंग, इसकी पहचान क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये किसकी पहचान है, इरेशनल नंबर की पहचान है। याद रखिएगा ये इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन रिपीटिंग, है ना, मतलब चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, खत्म नहीं होंगे और रिपीटिंग भी नहीं होंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की क्या पहचान होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रूव करना है आपको, ठीक है ना। तो आपको जैसे कि पता है कि √2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे एक फेमस मैथमेटिशियन थे हिप्पासस करके, उनका नाम था हिप्पासस, ठीक है ना। क्या नाम था उनका, तो इन्होंने 400 BCE में, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना, बिफोर क्राइस्ट 400 में इन्होंने, ये एक पाइथागोरियन स्कूल के मेंबर थे, पाइथागोरियन स्कूल के एक मेंबर थे, कौन, हिप्पासस। उन्होंने इसको प्रूव करने के लिए एक बहुत जबरदस्त मेथड बताई। उस मेथड का नाम था, उस मेथड का नाम है प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है ना। उन्होंने प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज किया था। इस टेक्निक का यूज करके उन्होंने बताया था कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो ये टेक्निक क्या होती है, ये मेथड ये कहती है कि आप क्या करें, आप इसको उल्टा प्रूव करें। मतलब जो आपको प्रूव करने के लिए बोला है ना, आप उसका उल्टा लेके चले। आपको पूछा है, आपको बोला है कि ये रेशनल है या इरेशनल है, तो आपको तो पता है कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, लेकिन आपको प्रूव करने के लिए क्या लेके चलना है कि √2 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया कि लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, ये हमने मान लिया कि लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। अब क्या करें, हमने बोला अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, P/Q क्या होंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में होने का मतलब क्या है कि नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, ठीक है ना।
क्या बोला, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 और q इज नॉट इक्वल टू 0। एक रेशनल नंबर की डेफिनेशन यही कहती है हमसे कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है अपने, उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1 और q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या मान रहे थे, p अपॉन q इज इक्वल टू अंडर रूट 2k। ठीक है, p अपॉन q इज इक्वल टू अंडर रूट 2k। यहां से क्या आ जाएगा, अगर अंडर 2 के नीचे 1 लिख देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा p इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू q। ठीक है, नेक्स्ट दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर कर दे, दोनों साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को स्क्वायर कर दे तो p का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर एंड q का स्क्वायर। अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 2, ये हो जाएगा q स्क्वायर। तो p स्क्वायर क्या हो गया, 2q स्क्वायर हो गया। ठीक है, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। ये क्या बता रहा है, देखिए ये बता रहा है कि जो p स्क्वायर है वो इक्वल है किसके, 2 टाइम्स ऑफ q स्क्वायर के। 2 टाइम्स ऑफ q स्क्वायर का कहने का मतलब है कि p स्क्वायर क्या है, एक इवन नंबर है, क्योंकि क्या है यहाँ पे 2, q स्क्वायर की वैल्यू कुछ भी होगी, p स्क्वायर हमेशा क्या होगा, इवन होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि q की वैल्यू, q स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी तो p स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 मतलब क्या आ जाएगा, 2। q स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 मतलब 4। अगर q स्क्वायर की वैल्यू 3 होगी तो p स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 3 मतलब 6। तो आपको देखिए हमेशा p स्क्वायर क्या मिल रहा है, हमेशा एक इवन नंबर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ये एक इवन नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो p स्क्वायर क्या है, एक इवन नंबर है जो कि बराबर है 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर्स के। ठीक है ना, ये सब क्या है, 1 2 3 और इंटीजर। इसकी निगेटिव वैल्यू भी हो सकती है और पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। यहाँ समझने के लिए हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेके चल रहे हैं। तो p स्क्वायर क्या हमारा एक इवन नंबर है। ठीक है ना, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम मान ले रहे हैं, क्योंकि p एक क्या है, एक इवन नंबर है, p स्क्वायर एक इवन नंबर है। ठीक है, सिंस p स्क्वायर इज एन इवन नंबर, therefore p must be an even, then p also must be an even number। अगर p स्क्वायर एक इवन नंबर है तो ऑब्वियसली p भी क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए। क्यों, अगर देखिए p इज इक्वल टू 1 है तो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1। p की वैल्यू 2 है तो p स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या आ गया, यहाँ पे p की वैल्यू 2 होगी तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। p की वैल्यू 3 होगी तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9। p की वैल्यू 4 होगी तो 4 का स्क्वायर मतलब 16। अब आप देख सकते हैं अगर p की वैल्यू ऑड होगी तो ये क्या है, ऑड। अगर p की वैल्यू ऑड होगी तो देखिए क्या p स्क्वायर इवन आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। p स्क्वायर भी क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पे ऑड मिल रहा है, ऑड। तो इवन कब मिल रहा है, इवन जब मिल रहा है जब p भी क्या है, इवन है। जब p की वैल्यू इवन है तब p स्क्वायर भी क्या मिल रहा है, इवन। p की वैल्यू 2 है तो p स्क्वायर 4 मिल रहा है, p की वैल्यू 4 है तो p स्क्वायर 16 मिल रहा है। तो मतलब अगर p स्क्वायर एक इवन नंबर है इसका मतलब p भी क्या हुआ, एक इवन नंबर। देखो p स्क्वायर 16 है तो p की वैल्यू 4 है मतलब ये इवन है, p स्क्वायर भी 4 है तो p की वैल्यू 2 है तो इवन है। अगर p स्क्वायर की वैल्यू ऑड होती तो p क्या होता, ऑड। लेकिन हमने बताया कि p स्क्वायर क्या है, इवन टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर। ठीक है ना, 2 टाइम्स होने के कारण क्या होता है, p स्क्वायर क्या होता है, एक इवन होता है। हमेशा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा क्या मिलेगा, रिजल्ट में आपको हमेशा इवन नंबर मिलेगा। तो हमने कहा कि p स्क्वायर इज एन इवन नंबर, इसीलिए p भी एक क्या हुआ, इवन नंबर है। अगर p एक इवन नंबर है, अगर p एक इवन नंबर है तो हम क्या मान रहे हैं, लेट p इज इक्वल टू मान ले रहे हैं 2k के। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या इक्वेशन थी, p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 2q स्क्वायर था। अब इस इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, k क्या हमारा, p इज ऑल्सो एन इवन इंटीजर है, इंटीजर। यहाँ पे k इज ऑल्सो, k इज एन इंटीजर, मतलब k की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, 0,
1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4। तो हमने क्या मान लिया, इस p को मान लिया कि वो बराबर है 2 के, क्योंकि क्या है p भी एक इवन नंबर है। जब 2 से मल्टीप्लाई होगा कोई भी इंटीजर तो हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा। अगर 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 6, मतलब हमेशा p क्या आएगा, इवन आएगा। इसलिए हमने p की वैल्यू क्या लिख दी, 2k लिख ली। अब इसी इक्वेशन में p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2q स्क्वायर में आप p की जगह लिख देंगे 2k स्क्वायर, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर हो गया 4, k का स्क्वायर हो गया k स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा है 2q स्क्वायर। दोनों साइड अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा, 4 को भी डिवाइड कर दें और इधर भी डिवाइड कर दें, ठीक, तो क्या आ जाएगा 2 2 4 और ये कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो q स्क्वायर यहाँ बचा वो काय के बराबर है 2 इंटू k स्क्वायर के। अब ये देखिए और ये देखिए, ये डिडक्शन फॉर p था, ये जो हमने यहाँ पे किया था ये क्या था, डिडक्शन फॉर p। अब हम जो देखेंगे वो क्या है, डिडक्शन फॉर q। आप सेम देख रहे हो कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर, और इंटीजर क्या है हमारा k। q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर। अगर 2 टाइम्स से मतलब q स्क्वायर क्या है हमारा, एक इवन नंबर है, ठीक है। q स्क्वायर हमारा क्या, एक इवन नंबर है। सिंस q स्क्वायर इज एन इवन नंबर, देयरफॉर q इज आल्सो एन, सेम उसी चीज से जैसे हमने पहले बताया था, जब हमने डिडक्शन फॉर p देखा था तो हमने बताया था p स्क्वायर एक इवन नंबर है तो p भी एक इवन इंटीजर है। ऐसे ही यहाँ पे अगर q स्क्वायर एक इवन नंबर है तो q इज आल्सो एन इवन इंटीजर। अब p और q क्या कह रहे हैं हम, इवन इंटीजर है, लेकिन हमने शुरू में क्या कहा था आपको याद है, जब हमने स्टार्टिंग कहा था हमने माना था कि हमारा p अपॉन q जो है, जो रेशियो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, और सिंपलेस्ट फॉर्म में होने का मतलब ये था कि p और q के कॉमन फैक्टर एक से ज्यादा या एक के अलावा कोई और दूसरे नहीं हो सकते। अगर एक के अलावा दूसरे नहीं हो सकते तो फिर ये इवन कहां से आ गया, क्योंकि इवन तो आपको मालूम है क्या होता है, 2 होता है ना, उसके अलावा एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब p और q इवन है इसका मतलब उसका एक कॉमन फैक्टर क्या हुआ, कॉमन फैक्टर। सिंस कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q आर क्या है, 2। कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q आर 2, क्योंकि हमने बताया ना यहाँ पे कि q इज आल्सो एन इवन इंटीजर एंड p इज आल्सो एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर मतलब 2 के साथ कोई इंटीजर का मल्टीप्लाई है, मतलब k है, तो k अगर 1 होगा तो क्या आ जाएगा, p की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, और यहां से q की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 2 हो गया तो 4 हो जाएगी। तो आप देखो जब भी इवन इंटीजर होंगे तो कॉमन फैक्टर क्या होंगे, p और q के क्या होंगे, 2 या 2 के मल्टीपल्स होंगे, 2 4 6 8 10 ऐसे इनके मल्टीपल्स आएंगे। लेकिन हमने शुरुआत में बोल दिया था कि भैया p और q कैसे है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म होंगे तो अदर देन 1 कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अदर देन कॉमन फैक्टर 1 के अलावा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, कुछ भी आ सकता है ना, 2 4 6 8। तो ऐसे ये कॉमन फैक्टर शेयर कर रहा है, p और q क्या शेयर कर रहा है, कॉमन फैक्टर 2 और 2 के मल्टीपल, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है कि हमने तो पूरी स्टेप जो है हमने जो सॉल्व किया था वो पूरा लॉजिकली करेक्ट है, पूरा फ्लॉलेस है। लेकिन जो हमने माना था शुरू में कि हमारा √2 एक रेशनल नंबर है क्योंकि p और q इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में है, वो लॉजिक क्या हो गई, या वो क्या चीज हो गई, हमारी मानना हमारा गलत हो गया, रॉन्ग या फॉल्स हमारा क्या हो गया, जो हमने स्टेटमेंट दिया था शुरुआत में वो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब हमारा जो मानना था कि √2 एक रेशनल नंबर है वो गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ये हमने प्रूव कर दिया। बात समझ में आ गई? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली क्लास में बच्चों नंबर लाइन पे ड्रॉ करना देखा था, चाहे हमारे कोई भी नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे हमारा होल नंबर हो, चाहे हमारा फ्रैक्शन हो, चाहे हमारा रेशनल नंबर हो। हम आगे बढ़ते हैं। अब आज देखेंगे हम कि हम इर्रेशनल नंबर को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक क्या है, टू ड्रॉ
irrational number. To draw an irrational number, suppose करिए √2 on a number line, on a number line. ठीक है, हमें क्या ड्रॉ करना है? रेशनल नंबर √2 को ड्रॉ करना है और नंबर लाइन. कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए ये इंटीजर तो है नहीं है, तो अभी क्या करना पड़ेगा? इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास दो मेथड है. एक मेथड है जिसमें हम चाहे √2 हो, √3 हो, √4 हो, √5 कोई भी नंबर हो, हम उसको एक ही नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं. और एक मेथड होती है जिससे हम सेपरेटली हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए √2 को करना है या √3 को अलग से करना है, √5 को अलग से करना है, √7 को अलग से करना है, तो हम अलग अलग रूट निकाल सकते हैं. तो एक जो पहली मेथड है उसको हम कहते हैं स्पाइरल मेथड. ठीक है ना, स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड. तो इसका यूज करके हम सबसे पहले देखेंगे √2 को हम कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है ना, तो हम लिख ले रहे हैं बाई, इसको स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड कहते हैं. ठीक है ना, बाय स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड. क्या कर रहे हैं हम? सबसे पहले यहाँ पे 0 ड्रॉ कर लिए, उससे हम एक यूनिट डिस्टेंस पे क्या कर लिए, इस 1 को ड्रॉ कर लिए. यहाँ पे फिर उतनी डिस्टेंस पे 2 मान लीजिए, उतनी यूनिट डिस्टेंस पे 3, 4 ऐसे. ठीक है ना, नंबर लाइन पे हमने नंबर ड्रॉ कर लिए 0, 1, 2, 3, 4. अब क्या करेंगे हम, यहां से यहां तक यूनिट 1 है, यहां से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर लिए, जो कि इसका भी हाइट जो है यहां से यहां तक की वो कितनी है, यहां से यहां तक जो इसकी हाइट है वो भी कितनी है, 1 यूनिट है. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बेस, और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर. अब आपको मालूम है अगर आपके पास बेस और परपेंडिकुलर है तो आप क्या कर सकते हैं, हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं. हाइपोटेनियस क्या हो गया, ये दोनों पॉइंट जो यहाँ से यहाँ तक उसको ज्वाइन कर लिए. तो ये जो पॉइंट ज्वाइन किया हम उसका ए कह दे रहे, यहाँ पे जो पॉइंट उसको कह दे रहे बी. तो हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है, तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, हाइपोटेनियस. आपको मालूम है इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है, पाइथागोरस ठीक है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो, या हाइपोटेनियस जो होता है वो अंडर रूट के अंदर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है हाइपोटेनियस. तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, बेस की वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है तो इसका स्क्वायर, 1 + 1, 1 + 1 कितना होता है, 2. तो हमारा हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी निकल आई, √2. ये आ गया हमारा √2. ठीक है ना, हमें √2 को ही ड्रॉ करना है. अब हम क्या करेंगे, देखिए जो कंपास है ना, कंपास को हम कहाँ रखेंगे, पॉइंट O पे रखेंगे, और एक पॉइंट को रखेंगे पॉइंट O पे, और जो दूसरा पे है उसको हम एक्सटेंड करेंगे O से लेके A तक के. ठीक है ना, उसको एक्सटेंड करेंगे O से लेके A तक के. तो हमारा कंपास हमने एक्सटेंड करा, एक्सटेंड करने के बाद क्या करेंगे, यहां से एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऑन द नंबर लाइन. तो ये नंबर लाइन पे जहां पे टच करेगा या जहां पे कट करेगा वहां पे हमें कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, √2. सिंपल. क्या किया हमने, हमारे पास बेस था, हाइपोटेनियस था, सॉरी बेस था, परपेंडिकुलर था, तो हमने हाइपोटेनियस निकाला जो कि √2 आया. तो हमारे को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मिल गई, √2 मिल गई. अब हमने कंपास लिया, इसको एक्सटेंड किया, हमारा O है जो हो गया वो लाइन हो गई. यहाँ से हमने क्या किया, O पे रखा हमारा कंपास का एक पॉइंट, और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ किया. तो ये जो आर्क जो है इस नंबर लाइन को जहां पे कट करेगा वहां पे हमें क्या मिल जाएगा, √2. आप मान लीजिए ये सर्किल है, एक सर्किल की ये रेडियस है. जब भी हम यहाँ पे सर्किल के सेंटर से O से हम जब भी ठीक है ना एक सर्किल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, वो उसकी रेडियस क्या होगी, हर जगह √2 होगी. तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस क्या होगी, सेम होगी. अगर ये √2 है तो ये भी क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस √2 होगी. ठीक है ना, तो ये √2 हमने ड्रॉ कर लिया. अब क्या करें हम, अगर हमें √3 को ड्रॉ करना है, आपको बोल रहे हैं अगेन ड्रॉ √3. अगर √3 को ड्रॉ करना है तो हम इसी नंबर लाइन पे, अगर √3 को सेम नंबर लाइन पे ही √3 को ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे हम, ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है. हमने क्या किया, इस पॉइंट O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया.
वो भी कितने यूनिट का कर लिया, यहां से लेके यहां तक का 1 यूनिट का, ठीक है ना। ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक। अगेन हम क्या करें, पॉइंट ओ से लेके इस पॉइंट को ऐसा मिला ले सीधे, ठीक है। तो ये जो लाइन बनेगी ये क्या कहलाएगी, अब इसकी हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। ये क्या कहलाएगा, इसका बेस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर 1 यूनिट है। बेस हमारा ये जो बेस है, अब नया बेस है वो क्या है, √2 है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा यहाँ से, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस। बेस की वैल्यू कितनी है, √2 स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 1 स्क्वायर। √2 का स्क्वायर होता है केवल 2, वो 1 का स्क्वायर 1, क्या आ गया √3। मतलब जो हमारा नया हाइपोटेन्यूज अब यहाँ पे बना उसकी वैल्यू क्या आ गई, √3 आ गई, ठीक है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, √3 आ गई। अगेन सेम मेथड यूज करेंगे। वी विल पुट द 1 पॉइंट ऑफ कंपास ऑन पॉइंट O and will extend our compass from O to C. Okay, from O to C, and then we will draw an arc on the number line. So this arc will cut, ठीक है ना, on a point on a number line. So that point will be √3। तो ये पॉइंट क्या होगा, √3। तो हम O से लेके C तक एक्सटेंड करेंगे हमारा कंपास को, एंड हम एक आर्क ड्रा करेंगे। तो ये आर्क जहां पर आकर के इस नंबर लाइन को कट करेगा वहां पे हमारा पॉइंट मिल जाएगा √3, ठीक है। समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर √4 करना होता तो क्या करते, हमारे पास √3 है, यहां से हम क्या करते, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। यहां से लेके यहां तक को हम ज्वाइन कर देते, क्या आ जाता ये, यहां से ये नया बेस बन जाता, ये बेस बन जाता √3, परपेंडिकुलर हो जाता 1, और नया हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहां से क्या मिल जाता हमें, √, ये कितना है, √3 है। √3 का स्क्वायर प्लस क्या है, 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 + 1, 3 + 1 क्या हो गया, √4, और √4 क्या होता है, 2। तो हमारे पास ये वहां पे पॉइंट जब हम ड्रा करते हैं ना, तो यहाँ पे आके 2 पे, तो हमारा तो ऑलरेडी 2 है, हमें √4 के लिए नहीं आएगा ड्रॉ करना, हमेशा आएगा जो इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। लेकिन हमें √5 निकालना, तो √5 को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास ये क्या मिलेगा, यहाँ पे √4 मिल जाएगा या 2 मिल जाएगा, ठीक है ना, √4 या √2, ठीक है। √4 इसके बराबर है 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नया बेस हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, अब नया बेस, ठीक है। अब अगेन क्या करेंगे, यहाँ से हम एक 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि अगेन क्या हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी। इस पॉइंट को हम किससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे। ये हमारा नया पॉइंट आ गया, ठीक है ना। इसको हमने C दिया था, इसको D दे दिया, इसको E दे दिया। अब हम क्या करेंगे, O से लेके E तक के, अगर देखिए 1 यूनिट है, ये √4 है, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, √4 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर मतलब 4 + 1 5, तो √5। तो हमारा नया हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, √5। O से लेके E तक के एक्सटेंड करना कंपास को, यहां से लेके ड्रॉ करेंगे आप जैसे ही, तो ये जहां पे कट करेगा वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, पॉइंट √5। तो आप देख रहे हैं, ठीक है ना। ये हम √2, √3, √5, √4 तो नहीं करना है, √5, अगर √6, √7, किसी भी नंबर को अगर ड्रॉ करना हो, इरेशनल नंबर को ड्रॉ करना हो ऑन द नंबर लाइन, क्या करेंगे हम, इस मेथड का यूज करेंगे, इसका नाम है बाय स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड, ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा इरेशनल नंबर क्या है, आपको पहले ही बता दिया कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, टर्मिनेट नहीं होंगे और कभी भी रिपीट नहीं होंगे। लेकिन रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होंगे या तो रिपीटिंग होंगे, ठीक है ना। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम अभी एक डायरेक्ट एक मेथड होगी बाय स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड, एक और मेथड है बाय डायरेक्ट मेथड। तो बाय डायरेक्ट मेथड में आप केवल कोई एक नंबर को ही क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन। कैसे करेंगे देखिए, यूज हम यहाँ पर भी पाइथागोरस मेथड का यूज करेंगे, बट ये स्पाइरल नहीं होगा। ये आपको जो दिख रहा था वो एक स्पाइरल टाइप का बनेगा। क्या बनता था, ये स्पाइरल टाइप का बन रहा था। शेप जो है ना स्पाइरल जैसा शेप है, इसलिए इसका नाम स्पाइरल मेथड पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब दूसरी मेथड। इसका नाम है
डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसमें भी हम थ्योरम यूज करेंगे। कौन सी थ्योरम? हमारी सेम ही रहेगी, जो कि हमारी हाइपोटेनियस है। यहां पे 0 पॉइंट, ये 1, ये 2, ये 3, 4 ऐसे ही आ गई। ठीक है ना। अब हमें ड्रॉ करना है, सपोज करिए डायरेक्ट मेथड से ड्रॉ करना है √5 को। क्या करना है? √5। अब √5 को ड्रॉ करना है बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, बाय डायरेक्ट मेथड। तो कैसे करेंगे बाय डायरेक्ट मेथड? √5 0 से लेके 2 तक की डिस्टेंस यानी 2 यूनिट डिस्टेंस है ना। तो यहां से यहां तक के हम क्या ले लेंगे? 2 यूनिट की डिस्टेंस आ जाएगी ये। और यहां पे 2 पे क्या करेंगे? एक 1 यूनिट की डिस्टेंस ले लेंगे। क्या हो जाएगा? ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो बाय अगेन पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यह हाइपोटेनस इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बेस मतलब 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 + 1 हो जाएगा 5। तो देखिए बाय डायरेक्ट मेथड क्या किया? हमें कुछ नहीं करना पड़ा, यहां से यहां तक हमें कोई स्पाइरल वगैरह नहीं बनाना पड़ा। बाय डायरेक्ट मेथड हमने क्या कर लिया? 5 जो होता है वो किससे बनता है? एक तो होता है 4 जो कि स्क्वायर है किसी का, और एक होता है 1 जो कि नॉन स्क्वायर है। तो इस नॉन स्क्वायर को बनाने के लिए हमने क्या ले लिया? इसको परपेंडिकुलर ले लिया 1 का, और दूसरा जो हमारा परफेक्टली स्क्वायर था 2, तो हमने उसको 2 यूनिट ले लिया। उसको 2 यूनिट ले लिया सीधे सीधे, और उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 1 यूनिट का, और यहाँ से हाइपोटेनस निकाल लिया जो कि कितना आ गया? √5 आ गया। तो यहां से लेके यहां तक को हमने मिला दिया। अब हमने मिला दिया, इसको नाम दे दिया अपन ने बी, इसको नाम दे दिया अपन ने ए। अभी हमारा हाइपोटेनस कितना आ गया? √5 आ गया। ठीक है ना। यहां से लेके यहां तक का कंपास ओपन करिएगा और यहां से ड्रॉ कर दीजिए एक आर्क। जब इसको ड्रॉ कर देंगे आर्क, तो ये पॉइंट जो मिलेगा आपको नंबर लाइन पे वो क्या मिलेगा? √5। क्लियर है। तो जब हमें एक सिंगल कोई पॉइंट को, कोई नंबर को, कोई सिंगल रेशनल नंबर को हमें ड्रॉ करना है, तब हम इस डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। अब हमसे बोला कि √5 की जगह बोल दिया √7 का बनाइए। ठीक है ना, √7 का। तो हम बाय डायरेक्ट मेथड क्या करेंगे? क्या हो जाएगा? √7 को हो अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट के अंदर 4 + 3 मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर है और एक नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर और 3 को लिख सकते हैं इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अब हमें क्या है? देखिए पहले हम √3 निकाल लेंगे, क्योंकि √3 ठीक है, ये परफेक्टली स्क्वायर नहीं है 3 तो हम क्या करेंगे? पहले √3 निकालेंगे। √3 निकालने के लिए हम पहले तो वही सेम मेथड का यूज करेंगे। क्या है मेथड? यहां से यहां तक हम ले लेंगे 1 यूनिट। ठीक है ना, ये होगी 1 यूनिट। यहां से ले लेंगे यहां तक का कितना है? 1 यूनिट। इसको मिला लेंगे इससे, ये क्या मिल जाएगा हमें? √2 मिल जाएगा। इस पे अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे 1 यूनिट का, इससे इसको मिला देंगे, यहां से अपन ड्रॉ कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? ये 1 है, ये 2 है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें? √3 मिल गया। ठीक है ना, तो √3 मिल गया, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें क्या मिल गई? √3 मिल गई। अब क्या करें? यहाँ पे एक 2 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। कितने यूनिट का? 2 यूनिट का। अब इस 2 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसको मिला लो किससे? ओ से मिला दो। किससे मिला दो? इसको ए से। इसको मान लिया अपन, ये हमारा C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। यहां से यहां तक के √3 हो गया, यहां से यहां तक के क्या हो गया? 2 यूनिट ले लिया हमने। क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस? हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, हाँ ये तो हमारे पास डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा हमारा? यहां से यहां तक के पूरा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √7। यहां से लेके यहां तक के आप कंपास को ओपन करेंगे। कंपास को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी?
ठीक है, √7 थोड़ा आगे आएगा। तो ये डायग्राम से आप जब कंपास से करेंगे तो आपको सही पॉइंट मिलेगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे √7 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है। जब कोई जो जैसे √3 है, ये परफेक्टली स्क्वायर नहीं है, सॉरी 3 जो है वो परफेक्टली किसी नंबर का, जैसे √3 का स्क्वायर हो सकता है 3, तो हम इस √3 को ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है ना, कहाँ पे, एक्सिस पे, इस एक्सिस पे ड्रॉ कर देंगे, और जो दूसरा है परफेक्टली स्क्वायर है उसको हम परपेंडिकुलर बना लेंगे। याद रखना, जो 3 है हमारा, जो कि √3 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, 3 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता। 4 होता है 2 का, ठीक है ना, आपको 25 होता है 5 का, 9 होता है 3 का, 49 होता है 7 का। तो वो नंबर जो रहेंगे ना, ये उनको अपन परपेंडिकुलर बना लेंगे। ठीक है ना, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है कोई नंबर किसी भी दूसरे नंबर का, तो हम उसको क्या ले लेंगे, हमारे नंबर लाइन पे, मतलब हमारे एक्सिस पे ले लेंगे। जैसे यहाँ पे √3 ले लिया, ये √3 किसका स्क्वायर क्या होता है 3, तो हमने √3 को किस में ले लिया, एक्सिस पे ले लिया, और 2 को हमने परपेंडिकुलर। अगर मान लीजिए 7 की जगह 11 होता तो क्या करते आप, अगर 7 की जगह अगर आपसे 11 बोल देता तो अब क्या हो जाता, 11 किस किसका होता है आपको मालूम है। 11 मतलब होता है, एक होता है 9 ले लीजिए और एक ले लीजिए 2, तो 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर होता है, और ये क्या हो जाता है, किसी इंटीजर का स्क्वायर नहीं है, ये √2 का स्क्वायर है 2, तो इंटीजर का स्क्वायर नहीं होगा ना, उसको अपन ले लेंगे एक्सिस पे, इस नंबर लाइन पे एक्सिस पे ले लेंगे। और जो परफेक्टली स्क्वायर, जैसे 9 3 का परफेक्टली स्क्वायर होता है, तो उसको मान लेंगे परपेंडिकुलर। तो √2 को जैसे अभी हमने यहाँ पे निकाल लिया था, हमारा √2 कौन सा था, ये था। अगर इसको यहाँ ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे, √2। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो से लेके ये हो जाएगी √2। अब क्या करोगे आप, हमें √2 मिल गया, इस √2 पे क्या करोगे, 3 यूनिट लंबा एक परपेंडिकुलर ले लो। क्या ले लोगे, परपेंडिकुलर ले लोगे, कितना हो जाएगा 3। इसका नाम ले ले अपन E, इसका नाम देते F। तो O से लेके F तक की डिस्टेंस कितनी है, √2 है, और O से लेके E तक की, O से लेके E तक की जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, 3 यूनिट का है। ठीक, तो ये 3 यूनिट हो गया। तो आपको मालूम है हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस हमारा √2 है, तो √2 का स्क्वायर हो गया, और परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर हो गया, मतलब हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 11। तो आप जब इसको ज्वाइन कर दोगे यहाँ से लेके यहाँ तक के, तो ये जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो क्या आ जाएगा, √11। तो डायरेक्ट मेथड का यूज कब करना है, जब हमें कोई एक सिंगल इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन के। तो कौन सी मेथड सही है, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, लेकिन अगर आपका एक ही नंबर लाइन पे आपको बोला √3, √5, √7, √11 इनको ड्रॉ करो, तो आपकी पहली वाली मेथड जो आपकी बाय स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड, आप उसका यूज करेंगे। तो ये आप ध्यान रखना। तो आपको समझ गया कि कैसे हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ये डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, जो भी नंबर परफेक्टली स्क्वायर है उसको तो आप परपेंडिकुलर में ले लो। जो नंबर रूट का स्क्वायर है, किसी रूट का स्क्वायर होता है, जैसे 2 √2 का स्क्वायर होता है, और √2 एक इंटीजर नहीं है, तो ऐसा नंबर जो किसी इंटीजर का स्क्वायर करने पे मिल रहा है, सॉरी नॉन इंटीजर का स्क्वायर करने पे मिल रहा है, उसको आप क्या कर लोगे, इस एक्सिस पे या नंबर लाइन पे, क्योंकि √2 इज नॉट एन इंटीजर। तो जो नॉन इंटीजर वैल्यू के स्क्वायर करने पे जो नंबर मिलता है, हमेशा याद रखना उसको कहाँ ड्रॉ करना है, बार बार कह रहा हूँ एक्सिस पे ड्रॉ करना है। और जो परफेक्टली स्क्वायर वाला नंबर, जैसे 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9 होता है, उसको हमें परपेंडिकुलर करना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आएगा और कोई कठिन क्वेश्चन नहीं, इट इज वेरी सिंपल, सिर्फ आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, सिंगल सिंगल नंबर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इस डायरेक्ट मेथड का यूज करो। लेकिन अगर एक से ज्यादा कोई नंबर है तो आप स्पाइरल मेथड का यूज करो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं रेशनल डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो मैंने इसके बारे में पहले ही बात कर चुका था कि रेशनल डेसिमल्स में दो होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो पहला है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब, यदि कोई रेशनल डेसिमल्स है, रेशनल डेसिमल मतलब हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए 1/2, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1 को 2 से, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ डेसिमल लगा के 0 लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 10।
तो देखिए हमारे पास जो क्वोशिएंट आ रहा है वो 0.5 आ रहा है, ये कहलाता है रेशनल डेसिमल। तो ये रेशनल डेसिमल, ये डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या है ये? रेशनल डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो ये कहलाता है रेशनल डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है जी। ये 0.5 आया, तो ये कैसा है? टर्मिनेटिंग, क्योंकि 5 के बाद और कोई नंबर नहीं है, मतलब 5 पे जाके टर्मिनेट हो गया। तो जो रेशनल डेसिमल है या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं, ठीक है ना। और इररेशनल नंबर मैंने आपको बताया था कि वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। अब इससे हमारा दूसरा हमने देखना है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है ना। एंड तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं 1/3 का। अगर आप यहाँ पे 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आएगा? यहाँ डेसिमल लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 0, 3 3s are 9, क्या बचेगा? 1। अगेन यू विल पुट 0 हियर, देन अगेन 3 3s are 9, देन बचेगा 1, फिर उतारेंगे 0, फिर 3 3s are 9। तो ये देखिए आपका रिमाइंडर जो है हमेशा क्या बच रहा है? 1 बच रहा है, और आपको क्वेश्चन हमेशा क्या हो रहा है? 3 की सीरीज में आते जा रहा है। मतलब ये 3 क्या है? रिपीट हो रहा है और कहीं भी आगे जाके टर्मिनेट नहीं होगा। आप करते रहेंगे, ये 3 3 3 3 ऐसे आते रहेगा हमेशा। तो ये क्या है? आपका एग्जाम्पल किसका है? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि आपका क्या आ रहा है? ये 0.3333 ये चलते रहेगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो जब भी ऐसा नंबर आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो जो नंबर जो रिपीट होता है ना, उसके ऊपर हम एक बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? उसके ऊपर एक बार लगा देते। तो ये बार बताता है कि ये नंबर क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, और एक टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग है, एक दूसरा कैसा? टर्मिनेटिंग है। तो ये आपको समझ में आ गया। रेशनल डेसिमल, इनको क्या बोलते हैं? रेशनल डेसिमल्स बोलते हैं। ये क्या कहलाते हैं? रेशनल डेसिमल, क्योंकि ये रेशनल नंबर से ही हमको क्या मिला है? डेसिमल मिला है, इसलिए इसको रेशनल डेसिमल्स कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रेडिक्टिंग द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। प्रेडिक्टिंग द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन मतलब हम डेसिमल एक्सपेंशन को प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं कि वो कौन सा टाइप होगा। कौन कौन से टाइप है? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। तो हम कैसे बता सकते हैं? देखिए हमारे पास कोई, हमें मालूम है हमारा जो रेशियो नंबर होता है वो P/Q के रेशियो में होता है। Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और P और ये किस फॉर्म में होता है? अपना लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। इसका कहने का मतलब ये होता है कि P and Q can only have one as a common factor, या हम कहें कि P and Q आर को प्राइम नंबर, ठीक है ना। को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर जिसमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1, ठीक है ना। तो ये P and Q क्या है? हमारे को प्राइम नंबर है। तो P और Q लोएस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देखिए हमारे पास मान लीजिए कोई नंबर है 3/2 20, 3/20 है। तो इसमें जो डिनोमिनेटर है D, जो डिनोमिनेटर क्या है इसका? 20। इसका हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, फ्रॉम फैक्टराइजेशन। इसका क्या करेंगे? हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास जो 20 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं ना। देखिए 20 है, पहले डिवाइड किए तो आ जाएगा 10, फिर डिवाइड किया तो आ जाएगा 5, और फिर आ जाएगा 1। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। तो देखिए आपका 2 स्क्वायर इंटू 5 है। अब इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि नीचे जो है वो डिनोमिनेटर है वो 10 की पावर बन जाए। 10 की पावर 1 मतलब 10, 10 की पावर 2 मतलब 100, 10 की पावर क्यूब मतलब 1000।
तो हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 10 की पावर में मैच। तो इसको करने के लिए हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें मालूम है 2 स्क्वायर इंटू 5 क्या है हमारा 20 है। 20 इंटू 5 करने पे क्या मिल जाएगा हमें, नीचे 100 मिल जाएगा, नीचे 100 बन जाएगा और ऊपर क्या बन जाएगा 15। इसका आंसर क्या जाएगा 0.15। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो देखिए अब हम कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो टाइप ऑफ द डेसिमल एक्सपांशन ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। जब भी नीचे डिनोमिनेटर में अगर जो प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो हमें नंबर मिलता है वो यदि ओनली 2 है, ओनली 2, ओनली 5 या दोनों, और 2 and 5 बोथ, या 2 and 5 बोथ, या तो 2 हो डिनोमिनेटर या तो 5 हो, ठीक है ना, या 2 और 5 या 2 and 5 दोनों हो। उस केस में हमेशा जो हमारा डेसिमल एक्सपांशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा वो, हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। यदि 2 and 5 की जगह अगर और कोई भी नंबर आ जाए, चाहे 3 है, ठीक है ना, चाहे 5 है, चाहे 7 है, सॉरी 5 नहीं, 3 है, 7 है, 9 है ना, और कोई भी अगर वहां पे नंबर आ जाएगा इसके अलावा प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं 2 का स्क्वायर है जैसे 4 है, तो ये आप समझ 4 नहीं होगा, 4 भी होगा, मतलब 2 की पावर में भी हो सकता है, 5 की पावर में भी हो सकता है, मतलब 2 और 5 के मल्टीपल्स में हो सकता है, लेकिन उसके अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, जैसे 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको। काम करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमारे पास एक नंबर है 3/60। अब देखिए 3/60 है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको मालूम है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये केवल क्या आना चाहिए, पी और क्यू को केवल अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या जाएगा 3 1 is 3, 3 2 are 6 एंड 3 0 0, तो हमारे पास क्या आ गया 1/20 आ गया। अब हम 20 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, देखिए क्या जाएगा, वही अगेन 2 स्क्वायर इंटू 5, अभी हमने 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला था, क्या था 2 स्क्वायर इंटू 5। तो देखिए यहाँ पर भी या तो 2 आना चाहिए तो आ रहा है, या तो 5 आना चाहिए तो आ रहा है, या दोनों आना चाहिए तो दोनों भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर। अगर दूसरा एग्जांपल देखें, इसकी जगह और दूसरा कोई एग्जांपल ले लें, 15/20 ले लें, तो अगेन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करोगे, इसको 3 से डिवाइड कर दोगे, इसको 4 से डिवाइड कर दोगे, क्या आ जाएगा 4। आपको मालूम है 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, आ गया 2, ये भी कैसा जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं कोई दूसरा ऐसा एग्जांपल ले लूं, जैसे 5/9, 5/9, 5/9 क्या हो जाएगा, 5 और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर। क्या यहाँ पे 2 है, नहीं है। क्या यहाँ पे 5 है, ये भी नहीं है। तो जब 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि ये ना ही 10 की पावर में होगा, 1 की 10 की पावर 1 में होगा, ना 10 की पावर 2 में होगा, मतलब 100 होगा ना 1000, मतलब ये ना 10 बन पाएगा, ना 100 बन पाएगा, ना ये 1000 बन पाएगा। तो हम कह देंगे, क्योंकि इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 नहीं आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिव होगा। चाहे तो आप यहाँ पे करके देख लो, 5 को डिवाइड करके देख लो 9 से, क्या आ जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 आएंगे, 9 9 49, क्या बच जाएगा 1, उतारेंगे 0, 9 1 9, क्या बचेगा 1, उतार लेंगे 0, 9 1 is 9, बचेगा 1, उतार लेंगे 0, 9 1 is, ठीक है, क्या बचेगा 1। तो देखिए ये 1 क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। और जो 1 है जो है वो रिपीटिंग है, तो इसको लिख सकते हैं 0.9 और 1 का बार, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड 1 रिपीट हो रहा है ना, एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो आप देख के बता सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो टाइप ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन की वो क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगे, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद देख लेंगे कि अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5
या दोनों, इनमें से भी कोई नंबर है, लेकिन पहले देखना पड़ेगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, आपको लोएस्ट फॉर्म में लाना है, उसके बाद आपको डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और ये देखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो 2 आए या 5 आए या दोनों आए, ठीक है ना, तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है कन्वर्टिंग रेशनल डेसिमल्स इनटू p अपॉन q फॉर्म। तो हमारा किसको कन्वर्ट करना है हमको, देखिए रेशनल डेसिमल्स है। तो रेशनल डेसिमल्स कैसे होते हैं आपको मालूम है, ऐसे होते हैं 0.16 है ना, 0.222 या 0.333, ये सारे क्या है हमारे रेशनल डेसिमल्स नंबर है। इनको कन्वर्ट करना है हमें किसमें, इनको कन्वर्ट करना है p अपॉन q के फॉर्म में, ठीक है। तो p अपॉन q को फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए सबसे पहले केस 1 देखते हैं, ठीक है ना, फॉर टर्मिनेटिंग रेशनल डेसिमल्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 0.49, ठीक है ना, ये हमारा एक रेशनल डेसिमल है, हमको इसको किसमें कन्वर्ट करना है, p अपॉन q के, और ये कैसे हमारा टर्मिनेटिंग होगी, देखिए 9 के कोई नंबर नहीं है इसलिए टर्मिनेट हो गया है। अब क्या करेंगे, 0.49 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.49 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। डेसिमल के बाद जितने नंबर होंगे, जितनी डिजिट्स होंगी, उतने जीरो वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 के बाद 2 जीरो आता है, इससे क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमारे पास है 0.35, तो क्या कर देंगे 0.35 इंटू 100 कर देंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 35/100। अभी 35 जो है डिवाइड हो जाएगा 5 से, 5 7 35 और ये हो जाएगा 20, तो क्या आ जाएगा इसमें 7/20। तो हमने इसको 35 और 100 को सिंप्लीफाई किया, उसको अपन ने 7/20 के फॉर्म में लिया है, ठीक है ना। इससे ज्यादा ये और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते, केवल 1 ही होगा कॉमन फैक्टर, तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, तो हम इसको अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये समझ में आ गया आपको, केस 1 फॉर टर्मिनेटिंग रेशनल डेसिमल। अब दूसरा फॉर प्योर रिपीटिंग डेसिमल्स, जो डेसिमल रिपीट हो रहे हैं, केस नंबर 2। जैसे मान लीजिए आप 0.666, ये 6 रिपीट हो रहा है, आपको मालूम है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0.6 का बार। मान लो लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है ना। तो हम अगर इसको चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 और फिर 6 का बार, क्योंकि 6 के बाद जितनी भी, जैसे ये 666 आ रहा है, तो इनको हटा के मैं केवल क्या लिख सकता हूं, ऐसा भी लिख सकता हूं 0.6 इंटू 6 बार। अब मैं क्या करूं, पॉइंट के बाद ये वाला 6 जो है इसको यहाँ पे ले आऊं, उसको यहाँ पे लाने के लिए, लेफ्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन 1 कह दो। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या जाएगा 10 इंटू एक्स, मतलब 10x, और यहाँ 10 इंटू 0.6 इंटू 6 बार, ये क्या हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई 0.6 इंटू 6 बार हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6.6 बार, ठीक है। इसको इक्वेशन कह दीजिए, आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करें, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे ऊपर करते हैं 10x माइनस, इसमें से 10x में से माइनस x कर देंगे, और 6 पॉइंट यहाँ पे 6.6 बार में से माइनस कर देंगे 0.6 बार को, क्या मिल जाएगा 10x माइनस x करेंगे तो यहां से मिल जाएगा 9x, और यहाँ 6.6 बार है तो 0.6 बार से ये वाला 0.6 बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा केवल 6, क्या मिल जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू
6/9। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, जो हमारा 0.6 का बार था उसको हम कैसे लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में 6/9। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा केस है, फॉर प्योर रिपीटिंग रेशनल डेसिमल, क्योंकि 6 क्या हो रहा था, जो रिपीट हो रहा था, तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया देख लिया। और कोई एग्जांपल इसमें लेना हो तो ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 0.454545, तो आप देख रहे हो 45 रिपीट हो रहा है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.45 बार। ठीक है ना, अब देखिए इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 0.45 और फिर बाद में लिख सकते हैं 45 का बार, क्योंकि देखिए 45 रिपीट हो रहा है, तो एक बार लिख दिया 0.45, उसके बाद एक बार ये नॉन रिपीटिंग लिख दिया। ठीक है ना, उसके बाद ये सारे रिपीटिंग के लिए क्या कर दिया मैंने, बार लगा दिया। अब क्या करें, इसको इक्वेशन 1 कह दे रहे हैं। अब क्या करें इसमें, इसके बाद देखिए डेसिमल के बाद क्योंकि 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट को यहां पे लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 100 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/100। तो आप ध्यान रखना डेसिमल के बाद जितने नंबर्स, ठीक है ना, ये जैसे 2 डिजिट के हैं तो इसमें 100 का होगा, 3 होती तो 1000 का हो जाता, 4 होती तो 10,000 का मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन केवल 2 है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/100, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 इंटू एक्स हो जाएगा 100x, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.45 इंटू 0.4545 का बार। तो जब इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 45, और यहाँ पे डेसिमल के बाद आ जाएगा 45 का बार। तो 100x इज इक्वल टू आ गया 45.45 बार। इसको इक्वेशन नंबर आप दे दो 2। अगेन क्या करो आप, सब्ट्रैक्ट करो, subtracting equation 1 from equation 2। तो इक्वेशन 2 है 100x, इसमें से ये वाला माइनस x हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 45.45 बार माइनस 0.45 बार। यहां से 100x माइनस x करेंगे तो क्या जाएगा 99x, और यहां से अगर हम करेंगे तो ये पॉइंट बाद जो 45 बार है ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 45 माइनस 0 हो जाएगा 45। क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या जाएगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू 45/99। ये और होगा फर्दर, अगर आपका और सिंपल फॉर्म में आ सकता है तो आप इसको सिंपल फॉर्म में ले आइए। कैसे ले आएंगे, 9 से डिवाइड कर दिए, 9 5 45, और 9 1 is 9 और 9 1 is 9, तो क्या आ जाएगा 5/11। तो आपने 0.45 का जो बार था उसको P/Q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 5/11। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, अगर 3 नंबर होते, 3 नंबर की और बार होती तो वैसे फिर हम जैसे कर रहे थे वही सेम प्रोसेस से इसको भी करते हैं, 1000 का मल्टीप्लाई कर देते। अब हमारा केस 3 देख ले रहे हैं, फॉर ये है फॉर जनरल रिपीटिंग रेशनल डेसिमल्स। तो जनरल रिपीटिंग डेसिमल्स ये ऐसे होते हैं, 0.16 इसका बार है, ठीक है ना, 0.16 बार है, मतलब इसमें ये वाला 6 जो है रिपीट हो रहा है, 1 वही है, ये जो 6 है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, तो हम इसको 0.16 का बार लिख सकते हैं। अगेन हमने क्या मान लिया कि लेट x इज इक्वल टू 0.16 बार। सबसे पहले क्या करें, इस 1 को हमें लेफ्ट साइड में लाना है क्योंकि इसमें बार नहीं लगा। जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो इसको कह देंगे इक्वेशन 1 लेट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, तो ये हो जाएगा 10x और ये जाएगा 10 इंटू 0.16 बार, मतलब ये जाएगा 10 इंटू 1 करेंगे तो ये जाएगा 1.6 बार, तो 10x आ गया 1.6 बार। अब हमारी दूसरी टर्म जो है 6 बार, ये रिपीटिंग है, तो इसमें से एक 6 को लेंगे और बाकी सारे को
6 के ऊपर बार के जैसे अपन रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 10, तो क्या हो जाएगा 10x, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो 10 इंटू 1.6 का बार है, तो ऐसा लिख सकते हैं 1.6 बार, क्योंकि इसके बाद के जो सारे 6 है वो क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहे हैं, तो उसके लिए अपन ने 6 बार लिख दिया, क्योंकि 6 के बाद सारे 6 रिपीट हो रहे हैं, और एक 6 को यहाँ पे छोड़ दिया। अब इस 6 को भी क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16.6 बार, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 16.6 बार। तो क्या मिल गया हमको यहाँ से 100x इज इक्वल टू 16.6 बार। इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, 10x इज इक्वल टू 1.6 बार थी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 के 100x है, इसमें से माइनस कर देंगे, यहां से आ जाएगा 10x, और यहाँ 16.6 का बार है, इसमें से माइनस कर देंगे 1.6 बार, ठीक है। तो 100x माइनस 10x करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 90x, और यहाँ पे 0.6 बार से 0.6 बार कैंसिल हो जाएगा, 16 माइनस 1 कर देंगे तो आ जाएगा 15। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 90। अब इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं किससे, 5 से, 5 3 जा 15, और ये हो जाएगा 5 1 इज 5, कैरी आया 4 तो हो जाएगा 40, 5 8 जा 40, ठीक है। अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 इज 3, 3 6 जा 18, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 1/6, ठीक है, क्या जाएगी 1/6। और आप चाहे तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, 1 को डिवाइड करके देखिए 6 से, यहाँ डेसिमल लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 0, 6 1 is 6, क्या आ जाएगा, बचेगा 4, 10 माइनस 6 हो जाएगा 4, उतारेंगे 0, 6 6 36, फिर बचेगा क्या 4, फिर उतारेंगे 0, फिर 6 6 36, बचेगा 4, और ये ऐसे चलते जाएगा, हमेशा 6 6 6 आएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.16 बार। तो हमारा 1/6 जो हमारा P/Q के रेशियो में लाना था वो अपन ने लिया है 1/6 के फॉर्म में, और उसको वेरीफाई भी यहाँ पे करके देख लिया कि हमारा आंसर सही है, ठीक है ना। तो बाद जनरल रिपीटिंग रेशनल डेसिमल्स के लिए हम ये मेथड का यूज करेंगे। पहले एक जो हमारे पास था 0.1, तो उस 1 को हमने पहले लेफ्ट साइड पे लाया, उसके बाद जो 0.6 के बाद बार था, 6 का बार था, उसमें से एक 6 लिखेंगे और बाकी को 6 बार के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे, और फिर उस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे अगर एक जैसे 0.16 बार की जगह अगर आला आपका ऐसा भी हो सकता था 0.116 बार, तो 2 के लिए पहले आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इन दोनों को लेफ्ट में लाने के लिए 100 से, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, ये हो जाता है 11.6 बार। फिर इसको ऐसे लिख लेते 11 एक बार 6 लिखते और फिर इसके बाद 6 का बार करते, फिर आप जो इक्वेशन आती है आपकी, है ना, ऊपर वाली इक्वेशन को आप माइनस कर देते, तो ऐसे ही चलते रहते ये प्रोसेस, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो आई थिंक ये तीनों केस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो अगर जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज आप इसको लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए पहले से। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना पर्याप्त है, सफिशिएंट है ये। कल हम फिर मिलेंगे आपको। आज के लिए मैं इजाजत चाहता हूँ, चलता हूँ मैं। गुड नाइट, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।